हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 9वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अपराध? कैसा अपराध? वो बेहद चौंक कर बोले। मेरी बेटी का किडनैप किया है उसने कल रात। क्या? उसे यहाँ लेकर आया था या फिर उसे भी अपने साथ लेकर चला गया? किडनैप और तुम्हारी बेटी का? जी सर। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा डॉक्टर? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम मिस्टर खन्ना? वो मेरा पोता है, बिजनेस टाइकून आदित्य रॉय सिंघानिया का पोता। उसकी परवरिश है, उसका खून है वो। आदित्य जी बेहद गुस्से में आ गए थे। सर आई नो एवरीथिंग, पर मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पर जहाँ तक हमें पता है तुम्हें तो एक ही बेटी थी दिया, फिर ये अचानक दूसरी बेटी? बाद में समझाते हैं सर, पहले ये बताइए क्या वो कल रात को किसी अनजान लड़की को लेकर घर पर आया था? नहीं, पहले ये बताओ कि तुम्हारी दूसरी बेटी भी है। हमें तो एक ही बेटी के बारे में जानकारी थी दिया, जिसके साथ 2 साल पहले हादसा हो गया। वही तो बोल रहा हूँ सर, मेरी एक बेटी को तो मार ही दिया उसने, अब वो दूसरी बेटी का भी किडनैप कर लिया उसने। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मेरे पोते पर ये घटिया इल्जाम मत लगाओ खन्ना। मैं अब तक सामान्य हूँ, शांत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में अभी भी तुम हो। तुमसे हमदर्दी है, वरना कोई और रहता तो मेरे सामने अब तक बैठा नहीं होता वो। अब मिस्टर खन्ना ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली बोला, सर मैं जानता हूँ, इस बात का गर्व भी है मुझे, पर अर्णव ने गलती की है ये भी सच है, और वो गलत है। वो लड़की को घर नहीं लाया, इसका मतलब उसे बाहर ही कहीं रखा होगा। आदित्य बाबू एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर बोले, एक सेकंड, वो किसी अनजान लड़की को तो नहीं, लेकिन हाँ, कल रात उसने अपनी बेचमेंट के साथ शादी कर ली। क्या? उसने शादी कर ली? मिस्टर खन्ना बेहद चौंकते हुए पूछा। हाँ, सिर्फ अपनी दुल्हन को लेकर घर आया। उससे तो मैं 2 दिन पहले भी मिल चुका था, उसके अलावा कोई लड़की नहीं आई। नहीं, उसकी कोई बेचमेंट नहीं है, वो मेरी ही बेटी होगी। कहाँ है आपकी बहू? एक बार मिलवा सकते हैं क्या? मिस्टर खन्ना सोच समझ कर बोलना, मेरी बहू है वो, ऐसे कैसे मिलेगी तुमसे? एक तो तुम आए हो बिना अपॉइंटमेंट के, फिर भी मैं मिल लिया तो अब मेरे बच्चे पर इल्जाम लगा रहे हो। ऊपर से मेरी बहू से मिलना है क्यों? मिस्टर सिंघानिया आवाज में बेहद तल्खी थी। वो शक पका गया। सॉरी सॉरी सर। और तुम्हारी किस बेटी का किडनैप कर लिया? मेरे पोते ने। देखो खन्ना, मैं जानता हूँ पिछले 2 साल से वो अपनी लाइफ को लेकर, बिजनेस को लेकर जरा लापरवाह है, पर ऐसा अपराध नहीं कर सकता कि किसी लड़की का किडनैप करे। किया है सर, तुम्हारे पास प्रूफ है? पूरा प्रूफ है मेरे पास, तभी आया हूँ सर। चलो दिखाओ क्या प्रूफ है। तो मिस्टर खन्ना ने एक वीडियो क्लिप दिखा दिया आदित्य बाबू को, जिसे देखते ही वो शॉक्ड रह गए। अरे मैं तो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये लड़की मेरी बेटी की बैचमेट है और अब मेरे घर की बहू भी। कल रात ही दोनों ने शादी कर ली है। लेकिन क्यों इतनी जल्दी मेरी बेटी को भूल गया? बातें तो बड़ी-बड़ी कर रहा था, फिर कभी शादी नहीं करूँगा इस जन्म में, किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाऊँगा, और 2 साल होते-होते फिर से शादी, मतलब एक और ज़िंदगी भी खत्म होने वाली है। उन्होंने मन में कहा। तुम क्या सोच रहे हो डॉक्टर? सर मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। हाँ बताओ। सर ये लड़की यानी आपकी जो बहू है वो आपके पोते की बैचमेट नहीं है। बैचमेट तो क्या, दूर दूर तक दोनों की कोई जान पहचान कुछ नहीं है। ये बच्ची कुछ महीने पहले दिल्ली आ रही थी, उसके साथ एक हादसा हो गया, उसने अपनी आंखें खो दी, वो भी सिर्फ आपके पोते की वजह से। और इस बच्ची का सिटी हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट चला। मिस्टर अर्नब सिंघानिया ने ही सारा मेडिकल बिल पे किया। इतना ही नहीं, ये बच्ची फिर से देख सके इसके लिए आई डोनर भी ढूंढा। कई महीने की ट्रीटमेंट के बाद वो वहीं से डिस्चार्ज हुई है। वो किस शहर से आई है ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ दिल्ली में कोई नहीं है, उसका अकेली थी। तो ये जॉब ढूंढ रही थी। जब मुझे पता चला तब मैंने अपनी बेटी मानकर घर ले आया, पर वो बच्ची मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी। मतलब उसने खुद को अपनी मेरी बेटी मान लिया, पर वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। वो नर्स की ट्रेनिंग ले चुकी है, तो जॉब ढूंढ रही थी, पर सर्टिफिकेट नहीं रहने की वजह से उसे जब जॉब नहीं मिली और अर्जेंट मुझे भी विदेश जाना पड़ा, तब मैंने उसे आकर मैं जॉब फाइंड आउट करने में हेल्प करूंगा। लेकिन जब तक मैं वापस लौटता उससे पहले ही आपके बेटे ने पता नहीं क्या कहा बच्ची को कि इतनी जल्दी उसने शादी कर ली, और अब ये आपके घर की बहू है। सर मैं ज़्यादा तो नहीं जानता उस बच्ची के बारे में, लेकिन जितना जानता हूँ वो बच्ची बहुत नेक है। वो अभी शादी तो नहीं करना चाहती थी, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, अपनी बदौलत लाइफ जीना चाहती थी। इस तरह वो शादी के बंधन में नहीं बंध सकती, कहीं कोई और बात तो जरूर है।
मिस्टर खन्ना की बातें सुनकर अब आदित्य बाबू को झटका पे झटका लग रहा था। तभी पीछे से भीमा ने जोर से कहा, डॉक्टर खन्ना क्या बकवास कर रहे हैं आप? दादू आप चलिए यहाँ से, ये जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सब झूठ है। फिर भीमा ने डॉक्टर खन्ना की तरफ मुड़कर आंखों ही आंखों में कहा, क्या जरूरत थी आपको ये सब बताने की? आप जानते भी हैं इन सब बातों का कितना असर होगा इनके ऊपर। क्या आपको इनकी अवस्था का भान नहीं? अभी 2 दिन पहले ही उनको अटैक आया था, फिर भी ये सब आप उनको बता रहे हैं। लेकिन दादू ने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि डॉक्टर खन्ना की बातें उन्हें सच लग रही थी। उन्होंने तुरंत कहा, भीमा तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला, कोई हार्ट अटैक नहीं आएगा। चलो खन्ना, और जो कुछ भी कहना है तो कह दो। भीमा एक बार फिर बीच बचाव करने लगा, लेकिन दादू नहीं माने। तब डॉक्टर खन्ना ने कहा, बताना ज़रूरी था क्योंकि असलियत उन्हें पता नहीं थी। मैं जो कह रहा था उस पर ये यकीन नहीं कर पा रहे थे। कहीं न कहीं एक बार फिर ये अपने पोते की बचाव कर रहे थे, तरफदारी कर रहे थे। इधर अपने कमरे में लेटी अदिति इस बात सबसे बिल्कुल बेखबर थी। उधर अर्णव भी मन ही मन सोच रहा था कि अब इधर आ गया तो कुछ महीने तक नहीं जाऊँगा इंडिया, वापस नहीं लौटूँगा अभी। दादू अगर जिद भी करेंगे तो मैं कुछ न कुछ बहाना बना दूँगा। इधर बैठक में भी कुछ देर की चुप्पी छाने के बाद आदित्य बाबू ने तुरंत भीमा को कहा, भीमा बहू से कहो कि मैं उसे बुला रहा हूँ बैठक में। अब तो सारी सच्चाई सामने आ जाती। इस वजह से भीमा ने एक सेकंड के लिए इग्नोर किया और आदित्य बाबू ने भीमा को डपट दिया, भीमा तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वो तुरंत अदिति के कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ अदिति मिस्टर सिंघानिया के मेडिकल रिपोर्ट और सारी फाइल को बेहद ध्यान से देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। तभी भीमा ने दरवाजे से आवाज लगाई, अदिति दादू बुला रहे हैं बैठक में, जल्दी आ जाओ। अदिति ने सुन तो कुछ जवाब नहीं दिया, पर सब कुछ समेट कर रखा और एक बार फिर सर पर आगे कर दुपट्टे का पल्लू लिया और बैठक की तरफ बढ़ गई। इधर मिस्टर खन्ना को परेशान देखकर आदित्य बाबू ने कहा, खन्ना परेशान मत हो, अगर मेरे पोते ने गलती की है तो हम दोनों मिलकर इसे सुधारेंगे। मिस्टर खन्ना उनकी बातों को समझ नहीं पाए, पर फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। इधर अदिति बैठक में आई, जिधर से वो आ रही थी उस तरफ खन्ना की पीठ थी, तो अदिति पहचान नहीं पाई। उन्हें लगा शायद कोई होंगे दादू के दोस्त। वो बेहद सधे कदम से दादू के पास आई और बड़ी अदब से बोली, जी दादू। आदित्य बाबू कुछ बोलते उससे पहले ही उसकी आवाज सुनकर डॉक्टर खन्ना ने उसकी तरफ देखा। तभी अदिति की नजर डॉक्टर खन्ना पर पड़ गई। एक नजर मिलते ही मिस्टर खन्ना चौंकते हुए उठ खड़े हुए। अदिति को एक नई नवेली दुल्हन की तरह देखकर काफी चौंक गई। वहीं अदिति को भी घबराहट के कारण माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसने अपने कदम पीछे कर लिए। अदिति बेटा, तुम यहाँ क्यों और कैसे? और वाकई तुमने शादी कर ली? नमस्ते अंकल जी। मिस्टर खन्ना बैठिए। भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैंने आपसे कहा ना कि अब वो मेरी बहू है। दोनों ने पूरे रीति रिवाज से कल रात ही शादी कर ली है। अदिति की नजरें झुक चुकी थी। हाँ बेटा, पर क्यों? देखो मैं जानता हूँ, हो सकता है मेरे घर में तुम्हें किसी चीज की कमी हुई हो या तुम्हें वहाँ रुकने का मन नहीं था, पर मैंने तो कहा था तुम्हें कि मैं दिल्ली लौटते ही तुम्हारे लिए कोई जॉब ढूंढ दूंगा फिर। और क्या वाकई तुम्हारी शादी हो गई? मेरा मतलब इतनी जल्दबाजी में तुम्हारी मर्जी से हुई या अर्णव सिंघानिया ने जबरदस्ती लाया है? अदिति ने कुछ नहीं कहा। अब तक उसकी आंखें भर आई थी। क्या बात है, बोलो बेटा बोलो। अदिति ने कुछ नहीं बोला। वहीं आदित्य बाबू भी चुपचाप बैठे सुन रहे थे। भीमा भी वहीं मौजूद था। देखो बेटा, भले ही कुछ महीनों से हम एक दूसरे को जानते हैं, हो सकता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हुआ हो, अपना पिता नहीं समझती हो, लेकिन मैं दिल से तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ, अपनी संतान समझता हूँ, तो तुम्हारे साथ मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। तो बोलो बेटा, क्या परेशानी थी और अचानक इस तरह शादी क्यों कर ली? अब अदिति ने अटकते हुए कहा, जी जी अंकल जी, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, इन्होंने कोई फोर्स नहीं किया। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा तो उनका प्रपोजल मुझे सही लगा, मैंने इस रिश्ते को तुरंत हाँ कह दिया। लेकिन इस तरह अचानक इतनी जल्दी क्यों? मुझे पूछना तो दूर, एक बार बताया तक नहीं। अगर तुम्हें मंजूर भी था, पसंद भी आया, तो हम धूमधाम से, मेरा मतलब अच्छे से, सबकी उपस्थिति में तुम्हारी शादी करवाते। तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी बेटा। सॉरी सर, लेकिन इतनी भी जल्दी कहाँ है? पिछले कितने महीनों से तो मैं उन्हें जानती हूँ। हॉस्पिटल में जब मुझे होश आया तभी भी वो थे, अक्सर मिलने आते ही रहते थे। अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद भी उन्होंने ही मेरे लिए रहने की व्यवस्था की थी। बहुत अच्छे से जानती हूँ, फिर कमी ही क्या है इनमें? सुन लिया डॉक्टर खन्ना, मैंने कहा था ना, बेवजह नाराज मत हो। ठीक है बेटा, आप कमरे में जाओ।
देखो खन्ना, तुमने जो कुछ भी कहा वो सब मैं मानता हूँ, पर बच्चों के बारे में भी तो सोचो। यंग है, एक दूसरे के विचार मिले होंगे, चाहते बड़ी होगी तो बंध गए रिश्ते में, फिर क्या परेशानी मुझे नहीं पता। लेकिन तुम कहते हो कि वो अकेली है तो उसके लिए भी अच्छा है, और मेरे पोते के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अभी वो 27 साल का ही है, आखिर इतनी लंबी जिंदगी कैसे अकेले बिताता, कब तक अकेला रहता। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं सर? उस बच्ची ने भले ही कहा कि मुझे अर्नव ने फोर्स नहीं किया, अपनी मर्जी से शादी की, पर मैं जानता हूँ मेरी बच्ची को उसने इतना धमकाया कि वो सब जानते हुए भी मुंह नहीं खोल रही है। उसकी नजरें बता रही है कि वो सच नहीं बोल रही। मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। मेरी एक बेटी से प्यार किया, उसकी जान ले ली, अब दूसरी बेटी की जान नहीं लेने दूंगा। भले ही ये मेरी सगी बेटी नहीं है, मैंने इसे जन्म नहीं दिया, पर अस्पताल में दिन रात उसके साथ रहा हूँ, इसका इलाज किया हूँ, एक तरह से दूसरा जीवन दिया है, तो मुझे उसके जीवन के सही गलत का फैसला लेने का हक है। उसके लिए क्या सही है क्या गलत ये मैं तय करूंगा। मिस्टर आदित्य कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप खन्ना की बातें सुन रहे थे। सर आप इस तरह गुमसुम क्यों हो, कुछ तो बोलिए। बैठिए मिस्टर खन्ना, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेंगे आप। सर ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? अपने पोते की गलती, उसका अपराध छुपा रहे हैं आप कैसे? जैसे तुम कह सकते हो वैसे ही। सबसे पहले तुम शांत रहो। जरूरी नहीं एक बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ या हादसा हुआ तो सबके साथ हो। नहीं सर, आपका पोता बहुत लापरवाह है। आज तक जो भी उसके साथ रहा है वो खुश रहना तो दूर, अकाल मौत हुई है उसकी। नहीं, तुम जो बोल रहे हो उसमें पूरी तरह सच्चाई नहीं है, और ये सिर्फ तुम्हारे मन के अंदर जो डर बसा हुआ है उसकी वजह से है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। सर डॉक्टर हूँ मैं, ये आप मुझे बता रहे हैं। मैं भला क्यों ज्यादा सोचूंगा, और अगर सोचता भी हूँ तो क्या गलत है? मैंने अपनी बेटी खोई है, दर्द तकलीफ अकेलापन पिछले 2 साल से मैं झेल रहा हूँ। अकेले कैसे जी रहा हूँ मैं जानता हूँ। अगर अपने बारे में जानते हो तो फिर मेरे और अर्णव के बारे में भी अवश्य जानते होंगे। हमारा भी दर्द अवश्य महसूस करते होंगे, क्योंकि हम भी तो अकेले ही हैं। हमने भी तो अपनी बहू खोई है, उसने भी अपनी जीवन संगनी खोई है। उसकी जो हालत पिछले 2 सालों से, उसका भान तुम्हें बखूबी होगा फिर तो। और जरूरी नहीं है तुम डॉक्टर हो तो सर्वज्ञ हो, तुम में भावनाएं नहीं है, डर नहीं हो। वाकई मुझे डर नहीं है, किसी का डर नहीं, पर मैं कहता हूँ कि मैं डर है खोने का, डर किसी अपनों को खोने का। इसीलिए तुम्हें इतनी नाराजगी। एक बात बताओ, तुम्हारी नाराजगी किस वजह से है? तुम्हारी बेटी की शादी हुई इस वजह से, या मेरे पोते के साथ शादी हुई इस वजह से? अगर वो तुम्हारी बेटी है फिर भी उसे जीवन भर अपने साथ तो नहीं रख सकते, कहीं ना कहीं तो उसकी शादी करनी थी तुम्हें। डॉक्टर खन्ना चुप हो गए। देखो तुम्हारी सारी बातों पर मुझे यकीन हो रहा है, तुम जो कह रहे हो वही सच है। तुमने अपनी बेटी मान लिया, एक नया जीवन दान दिया है, तो वो तुम्हारे पीठ पीछे इस तरह शादी क्यों किया? तुम कंप्लेंट भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यह गलत निर्णय होगा। तो इसके बजाय अगर हम दोनों मिलकर एक सही निर्णय ले तो फिर तुम्हारे परिवार के साथ हमारे परिवार में भी खुशियां आ सकती है। मतलब सर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं समझा नहीं। यही कि डॉक्टर पुलिस कंप्लेंट करने से या अर्णव के खिलाफ कोई एक्शन लेने की बजाय तुम समझदारी से काम लो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। क्या सर, साफ साफ बताइए ना, क्यों पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? आखिर मेरे पोते ने तुम्हारी बेटी से शादी कर ली, इसमें तकलीफ क्या है? दोनों बालिग अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। और एक बात, मेरे पोते में क्या कमी है? क्या तुम्हें लगता है मेरे पोते से अच्छा दामाद तुम्हें मिल सकता है? फिर तुम्हें किस बात का डर है? बात उनकी बिल्कुल सही थी। डॉक्टर खन्ना को कुछ नहीं सूझा, वो बगले झांकने लगे। मैं बताता हूँ। तुम्हें डर इस बात का है, मन में ये बात बैठ गई है कि मेरे पोते के साथ कोई खुश नहीं रह सकता। पर मुझे देखो, भीमा को देखो, हम तो साथ में ही हैं। हमें तो कुछ नहीं हुआ। 2 दिन पहले ही मुझे अटैक आया था। उसके पहले बीपी शुगर लो हो गया था, मैं बेहोश हो गया था, पर मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। और तुमने इतनी बड़ी सच्चाई बताई मेरे पोते के बारे में, फिर भी मैं सामान्य रहा। तो जिसको जिस तरह जाना रहता है वो जाता ही है। इंसान अपने मन की तसल्ली के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाता है, एक ठीकरा फोड़ देता है। वही तुम कर रहे हो। तो ठंडे दिमाग से सोचो और दोनों को अलग करने की बजाय हम एक कर दो, तो हम दोनों परिवार की खुशियां लौट आएगी। डॉक्टर खन्ना ने तुरंत मिस्टर सिंघानिया की तरफ आंखें फाड़कर देखा।
और हाँ खन्ना, वाकई खुशियाँ लौट आएगी, तुम्हें बेटी दामाद मिल जाएंगे और मुझे भी बेटा बहू। वो दोनों भी एक दूसरे के हो जाएंगे। आखिर अकेले जीवन काटना कितना मुश्किल होता है, ये मुझसे और तुमसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है। अगर तुम्हें अपनी सहमति जता देते हो, दोनों परिवार की खुशी की लहर दौड़ जाएगी। डॉक्टर खन्ना अभी चुप रहे। देखो तुम जो सोच रहे हो मैं समझ रहा हूँ, तो परेशान मत हो सकता है जितनी जल्दबाजी में शादी की है तो थोड़ा वक्त दोनों को समझने में लगेगा, तो उसके लिए एक उपाय है मेरे पास। क्या सर, ये कि मैं बहू का वीजा पासपोर्ट बनाकर जल्द से जल्द इसे भी अर्णव के पास भेज देता हूँ, कह देता हूँ कुछ महीने नहीं आने के लिए, दोनों को करीब लाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। इससे कुछ नहीं हो सकता। कब से दोनों की बात सुन रहा था भीमा को, अब वो रहा नहीं गया। वो चौंक कर दोनों को देखने लगा। तू क्यों ऐसे आंखें फाड़ कर देख रहा है? तुझे भी कुछ कहना है, बोलना है तो बोल दे। भीमा ने कुछ देर तक खाली मुंह को चबाए, जबरदस्ती ही छोटी सी मुस्कान दिखाकर कान के पास खुजली करने लगा। अरे कुछ कहना चाहते हो तो कहो, बोलो। अब उससे रहा नहीं गया, उसने अपना मुंह खोल दिया। दादाजी, आप लोग जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, लेकिन जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ये तुम क्या अब पहेलियां बुझा रहे हो? साफ साफ बोलो। सर, भाई ने मना किया है। फिर ठीक है, तुम चुप रहो, मैं सीधा अर्णव से पूछ लूंगा। पहुंचने दो, कल बात हो जाएगी। दादाजी मत पूछिएगा, वो कभी नहीं बताएंगे। बताएगा तो जरूर। अगर वो सीधे सीधे नहीं बोला तो मैं कह दूंगा कि भीमा ने ऑलरेडी बता दिया है सच। हमें सारी सच्चाई मालूम पड़ गई है, तो अब छुपाने की जरूरत नहीं है। भीमा चौंक गया और थूक निकलने लगा। क्या बताना है, जल्दी बता। दादाजी, असल में दोनों ने शादी देखिए, अदिति को जॉब चाहिए थी और भाई से भी जो गलती हुई थी उसका पूरा प्रायश्चित करना चाहते थे। उसे कहीं सेटल करना चाहते थे, एक सेफ जॉब दिलाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इस घर में आपके लिए केयर टेकर का जॉब ऑफर किया। पर आप इधर उन्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे थे। बस उन तीनों की समस्याओं का हल इस तरह निकाला उन्होंने। मतलब झूठ-मूठ की शादी कर। मुझे लग रहा था इतनी जल्दी वो कैसे शादी कर लेगा, डाउट हो रहा था। मिस्टर खन्ना ने अपना सुर बदलते हुए बेहद उत्सुकतावश पूछा। नहीं सर, इन्होंने ना तो सच में ना झूठ-मूठ किसी भी तरह से शादी की ही नहीं है। दादाजी ठहाके लगाकर हंसने लगे। क्या हुआ दादाजी, आप हंस क्यों रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम अभी बोल रहे हो मैंने सुबह देख लिया, पता चल गया, पर मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी। चलो ठीक है, मेरे शक को तुमने यकीन में बदल दिया। पर दादाजी, अगर भाई को पता चला तो फिर मेरी खैर नहीं, तुम्हारी क्या खैर तो अब उसकी नहीं। वहीं डॉक्टर खन्ना बेहद आश्चर्य से दोनों को देख रहे थे। डॉक्टर खन्ना, सच में इस सब के लिए कहीं न कहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ। जब मुझे बच्ची से मिला, उससे मैं बातचीत की तो मुझे इतनी प्यारी लगी, इतनी अच्छी लगी, मैंने तभी मन में अर्नब के लिए सोच लिया, उसे पसंद कर लिया। और उसने कहा भी कि ये मेरी बैचमेट है। तब तो मैंने पूरा मन बना लिया कि अब यही मेरे घर की बहू बनेगी। उसने मुझे कहा कि आपके लिए केयर टेकर ला रहा हूँ। तो मैंने जिद किया, घर में आएगी तो बहू बनकर, केयर टेकर बनकर नहीं। इस सब में मेरे पोते की कोई गलती नहीं है। उसने जो भी किया मेरे कारण किया। हो सकता है वो भी यही सोचा होगा कि मैं दादाजी को कोई खुशी नहीं दी, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। और उस बच्ची को भी जॉब की जरूरत थी तो आसानी से मान लिया होगा। सर, अब क्या होगा, क्या करेंगे? तुम बेटी के पिता हो, पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरा बेटा तुम्हें दामाद के रूप में पसंद है? तुम्हें अपनी बेटी को मेरे घर की बहू बनाना मंजूर है? दोनों की शादी के लिए तैयार हो? मिस्टर खन्ना ने हाथ जोड़ लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल तैयार हूँ। मैं भले ही डॉक्टर हूँ, लेकिन आपने सच कहा, मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। मेरे अंदर भी डर था। आपने जो जो कहा वो बात सही है, पर मुझे आपकी बातें समझ आ गई है। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। सर, अब क्या होगा? क्या अर्णव शादी के लिए तैयार होगा? मैंने देखा है उसकी आंखों में जिद, जुनून, एक क्षणक दिया के लिए। वो किसी और को अपनी लाइफ में नहीं लाएगा, किसी और से प्रेम नहीं करेगा, और शादी का नाम सुनते ही वो, मुझे लगता है, जीवन भर इंडिया आएगा नहीं। तुम दोनों परेशान मत हो, मैं जब चाहूँ तब इंडिया बुला लूंगा। वो यहाँ आएगा भी, अदिति से शादी भी करेगा, वो भी विधिवत। तो अब कल से तैयारी शुरू कर दो। पर कैसे बुलाएंगे दादाजी? भीमा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ सर, अर्णव बहुत जिद्दी है। मैं भी उसी का दादा हूँ, उसे कहीं ज्यादा जिद्दी। एक झूठ उसने हमसे बोला, अब एक झूठ हम उससे बोलेंगे। इसमें साथ दोगे तुम दोनों? सॉरी दादाजी, बीच में बोलने के लिए, लेकिन आपको लगता है वो दोनों इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? मेरा मतलब, शादी हो भी गई तो भी दोनों एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? तुम चुप रहो। तुम्हारी एज क्या है? मुश्किल से 25 साल के हो। दुनिया कितनी देखी है तुमने? अरे माना कि दोनों के बीच प्यार नहीं है, लेकिन विश्वास तो है। भीमा दोनों की तरफ बारी बारी देखने लगा। उसकी बातें कुछ समझ नहीं आई। दोनों को विश्वास है एक दूसरे पर, तब तो इस रिश्ते में बंधे हैं। अगर नहीं होता तो झूठ मूठ के रिश्ते को क्यों निभाता?
जी, जी सर, आपकी बातों में दम है। अरे दम नहीं, बहुत ज़्यादा दम है। जहाँ विश्वास है प्रेम अवश्य होगा। ठीक है सर, मैं अब चलता हूँ। क्यों डॉक्टर? अरे हम समधी बनने वाले हैं, खाना तो खाकर जाओ। मिस्टर खन्ना ने अब की बार आग्रह को इनकार नहीं कर सके और खाना खाने के लिए रुक गए। सर एक बात कहूँ, मुझे अब वो रहा नहीं जा रहा, तो सबसे नज़दीक का मुहूर्त होगा वही तय करेंगे। इसके लिए भी परेशान मत हो, मैं अभी अपने पंडित जी को बुलाता हूँ और एक अच्छा मुहूर्त निकलवाता हूँ। बिना देर के ही पंडित जी को बुलावा भेजा गया। पंडित जी भी तुरंत अपनी पोथी पंचांग लिए भाग कर आए। उन्हें सारी बात समझा दिया, कहा एक अच्छा लगन देखिए साहब जी, 10 दिन के बाद ही पूर्णिमा के दिन एक बहुत ही बेजोड़ लगन है। उस दिन अगर शादी हो जाती है तो सब मंगल ही मंगल रहेगा, दोनों जन्म जन्मांतर तक साथ रहेंगे, अकाट्य प्रेम रहेगा दोनों के बीच। फिर यही मुहूर्त रहने दो पंडित जी और समय पर आ जाना। मैंने जो समझा दिया है वो याद रखना। जी, जी साहब जी। पंडित जी आशीर्वाद देते हुए, मंगलगान करते हुए अपना झोला लेकर विदा होने लगे। तब दादाजी ने कहा, पंडित जी आप भी रुक जाइए और रात का भोजन करके ही जाइए। डॉक्टर खन्ना ने फिर कहा, लेकिन सर मुझे अभी भी डर लग रहा है, अगर अर्णव वापस आया तो? कहा ना, चिंता मत करो, मैं चाहूँ तो कल पहुंचेगा वो और परसों वापस इंडिया की फ्लाइट ले लेगा। मिस्टर खन्ना ने आदित्य का हाथ अपने हाथ में लिया। सर भगवान करे ऐसा ही हो, आपकी बातें सच हो जाए। सच ही होगा और देखना बहुत अच्छे से सब संपन्न होगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन सर अब क्या हुआ? कन्यादान मैं करूंगा। अरे तुम्हारी बेटी है तो तुम ही करोगे ना, मैं तो बहू घर लाऊंगा। बोलकर दोनों हंसने लगे। अब माहौल जरा खुशनुमा हो चुका था। भीमा भी खुश था पर मन में कहीं न कहीं डर भी लग रहा था। अगर भाई को पता चला कि मैंने सब सच बता दिया तो पता नहीं क्या कहेंगे। कुछ देर में डिनर तैयार हुआ। सभी एक साथ टेबल पर बैठकर डिनर किया। फिर पंडित जी और मिस्टर खन्ना अपने-अपने घर को विदा हुए। हरि काका जी को भी अपने कमरे में ले गए। तब अदिति कमरे में आई और उनकी जो-जो दवाइयाँ थी वो सब उन्हें दे दी, पर दादाजी सो गए। तब वो भी खाना खाकर अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। एक बार फिर आंखों के सामने पिछली सारी बातें घूमने लगी। सोचते-सोचते नींद आंखों से गायब हो गई थी। वह करवट से पीठ के बल लेट गई, एकटक छत की ओर देखने लगा। पता नहीं मेरा जीवन किधर जा रहा है, किस दिशा में कहाँ जा रहा है, कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा, कोई ठिकाना नहीं दिख रहा। हे प्रभु, मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा इन सब से निकलने का। अब सब तुम पर छोड़ती हूँ, मन ही मन बोलते हुए उसकी आंखें भरने लगी। उसने गालों पर लुढ़कने से पहले ही अपने आंसू पोंछ लिया। तुम्हें जो ठीक लगे करना प्रभु। आंखें बंद कर ली। तभी अचानक ही उसे अर्णव की याद आई। उसने कमर से पकड़कर अपने करीब पर चैन सुलाना, बाल के लट को कान के पीछे करना। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। तुरंत करवट बदलकर अपने हाथों को गालों के नीचे रखते हुए आंखें बंद कर ली। तभी उसकी कई बातें याद आ गई। दादाजी का अच्छे से ख्याल रखना, अगर वो खुश हो गए तो अगले महीने पेमेंट डबल कर दूंगा। याद आते ही तुरंत हंसी गायब हो गई। फिर पीठ के बल लेट गई और छत की तरफ देखने लगी। ओ गॉड, ये मैं क्या सोच रही थी? तभी अर्णव का अनावरण धड़ आंखों के सामने आ जाता है और उसका कहना कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। याद आते ही एक बार फिर हँसते हुए करवटें बदल लेती है। ओह! ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे दिमाग में ये उल्टी-सीधी बातें क्यों आ रही है? संभल जा अदिति। औकात से बाहर की मत सोच, सपने मत देख, वरना तकलीफ़ें मिलेगी। जब तुम नींद को डिज़र्व नहीं कर सकती तो फिर ये तो बहुत दूर की बात है। यह फिर अपनी आँखें बंद कर ली और न जाने रात के किस पहर में वो नींद के आगोश में चली गई। इधर फ्लाइट में बैठा अर्णव के दिमाग में भी ऐसी ही बातें चल रही थी। दिमाग उथल-पुथल हो रहा था तो मन को स्थिर करने के लिए उसने मोबाइल निकाल लिया और डाउनलोड किया हुआ वीडियो देखने लगा। तभी अचानक भीमा का भेजा हुआ वीडियो की याद आ गई, तो उसने तुरंत उसे ढूँढने लगा, लेकिन वो तो डिलीट कर चुका था। उसने मोबाइल बंद किया, आँखें बंद कर ली। न चाहते हुए भी अदिति की यादें दिमाग में उभरने लगी। दोनों की चैन सुलझाना, उसे अपने बेहद करीब कर चैन सुलझाना। तभी अचानक ही उसका हँसता हुआ चेहरा आँखों के सामने आ गया। चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान आ गई। मन को सुकून मिला। चलो अब पहुँचकर कॉल करता हूँ, वो ठीक से है या नहीं, मन लग रहा है या नहीं। लेकिन अगले ही पल वो आँख खोलकर बैठ गया। मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? वो तो सिर्फ़ एक केयरटेकर है। हाँ, तो क्या हो गया? फिर भी मैं कल कॉल करके पूछूँगा। दादाजी का ध्यान रखती है कि नहीं, नाश्ते और खाने में क्या बनाकर देती है, समय पर देती है कि नहीं? हाँ, देती ही होगी, खाना तो अच्छा बनाना जानती है। तभी उसे अदिति का हलवा बनाना याद आ गया। उसने अंगुली चाकू से काटना, अदिति का झट से उसकी अंगुली पकड़कर अपने मुँह में डालना सोचते ही उसके मन में एक बार फिर झनझनाहट सी हुई, चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और एक बार फिर तुरंत मोबाइल निकालकर फ़ोटो गैलरी में जाकर रिसेंटली डिलीटेड में वो वीडियो ढूँढने लगा। वो मिल भी गया तो चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान आ गई। चलो पहुँचते ही इसे फिर से रिस्टोर कर लूँगा।
इधर नीव बार-बार कंपटीशन एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा था। लास्ट टाइम तो प्री और मेंस भी क्लियर कर लिया था, बस इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाया। पर इस बार तो प्री भी क्लियर नहीं कर पाया। वो काफ़ी कोशिश कर रहा था पर न जाने कहाँ चूक जाता था। जब बार-बार और असफल होने लगा तो घर वाले भी ज़रा नाराज़ हो गए। फिर उसके साथ जो दोस्त थे वो भी आगे बढ़ गए, वो पीछे रह गया। तो एक दिन चिढ़कर रमेश बाबू ने कहा, "एक काम करो, तुम कानपुर छोड़कर दिल्ली में ही रहकर तैयारी शुरू कर दो।" नीव को भी यही बात सही लगी। उसने अब दिल्ली में ही रहने का फैसला किया। अगले दिन अर्णव देर रात तक पहुंचा तो होटल में चेक इन कर सबसे पहले जाकर फ्रेश हुआ और दादू को फोन लगाया। उसके कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दादू ने एक ही रिंग में झट से कॉल रिसीव कर लिया। हेलो दादू, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बच्चा, तुम ठीक ठाक पहुंच गए? जी दादू, और आपकी बहू कैसी है? ख्याल तो रखती है ना आपका? बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा। बहुत अच्छी बहू मिली है मुझे। धन्यवाद तुम्हें मेरी बात मानने के लिए और शादी करने के लिए। दादू की बात सुनकर अर्णव अपनी भौहें उछालकर होले से मुस्कुरा दिया। ठीक है दादू, मैं अभी डिनर कर आराम करने जा रहा हूँ, तो कल सुबह मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन फ्री होकर मुझे ज़रूर कॉल करना, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो अभी बता दीजिए। नहीं, तुम पहले अभी खाकर आराम कर लो, फिर कल मुझे कॉल करना। जी ठीक है दादू, कल सुबह बात करते हैं। वैसे तुम कब तक लौटोगे? दादू, पहले मीटिंग तो अटेंड कर लूं। वैसे मैं सोच रहा था कि एक सप्ताह में वापस आ जाऊंगा, पर लगता है मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि इतनी जल्दी काम नहीं निपटने वाला। न एक दो मीटिंग करने से कुछ नहीं होगा, समय देना होगा मुझे। ठीक है, तुम फ्री होकर मुझे कॉल करो, फिर बात करते हैं। जी बिल्कुल। फिर एक दूसरे को बाय बोलकर दोनों ने फोन रखा। फोन रखकर उसने खाना ऑर्डर किया, फिर वहीं बेड पर निढाल हो गया। तभी दादू की कई बातें दिमाग में गूंज गई। बहुत अच्छी बहू मिली है मुझे, बहुत ख्याल रखती है। धन्यवाद मेरी बात मानने के लिए, उसे मेरी बहू बनाने के लिए। याद आते ही चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या बात है, लड़की तो लगता है मन लगाकर काम कर रही है, वाकई दादू का ध्यान रख रही है। मुश्किल से 2 दिन हुए, नहीं दादू तो खुश है। चलो अच्छा, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं भी दादू को लेकर निश्चिंत रहूंगा, अपने काम पर फोकस कर पाऊंगा। 2 सालों में जो मैंने लॉस कर दिया उसे कवर कर लूंगा। मन में बोलते हुए वो एकटक छत की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी उसे भीमा के द्वारा बनाया गया वीडियो की याद आ गई। एक बार फिर फोन लिया और वीडियो को रिस्टोर कर लिया। फिर वीडियो को बार-बार प्ले करके देखता रहा। चेहरे पर मुस्कान आती रही। चलो, हम अपने डिसीजन भले ही जल्दबाजी में लिया हो, पर लग रहा है अच्छा ही डिसीजन था। सही किया मैंने, मन में बोलकर फोन रखने लगा। लेकिन एक बार फिर वीडियो प्ले किया जहाँ अदिति हंस रही थी। वहां पर स्टॉप कर उसे जूम करके देखने लगा। हाथ से पहले तो मैंने तुम्हें नहीं देखा, काली आंखों के साथ कैसी दिख रही थी, पर ये नीली आंखें उफ, बेहद नशीली लग रही है। बिल्कुल गहरी झील सी नीली दिख रही है। जी तो करता है बार बार देखूं, घंटों तक निहारता रहूं। तभी भीमा का कॉल आने लगा। वो तुरंत अपनी सोच से बाहर आया। ये मुझे क्या हो गया था? ये क्या सोच रहा था? नहीं नहीं, मैं अपने मन में ऐसे ख्याल नहीं ला सकता। मुझे अपने घर में रहना होगा। मन में ये सब सोचता रहा था। फोन पूरा रिंग होकर रह गया। वो रिसीव नहीं कर पाया। इधर भीमा को घबराहट थोड़ी बढ़ गई। दादू को बात करते देख भीमा का कलेजा तभी धक से रह गया। कहीं दादू ने सच बता तो नहीं दिया भाई को? यही कंफर्म करने के लिए उसने कॉल लगाया था। भाई ने फोन नहीं उठाया, मतलब वो पक्का नाराज है। क्या करूं, दोबारा फोन लगाऊं? लगता है अगर नाराज भी होंगे तो माफी मांग लूंगा, मन में बोला और दोबारा फोन किया। लेकिन तब तक अर्णव का खाना आ चुका था तो उसने फोन को म्यूट करके छोड़ दिया। रात भी काफी गहरी हो गई थी। फिर से कॉल रिसीव नहीं किया। भीमा की हिम्मत नहीं हुई कि वापस कॉल लगाए। अर्णव ने डिनर किया और सीधे बेड पर चला गया। अगले सुबह 9 बजे ही उसका मीटिंग था। इधर भीमा परेशान कि भाई शायद नाराज है, इसीलिए फोन रिसीव नहीं किया। इधर दादू भी अर्णव के कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पर अगली सुबह मीटिंग जल्दी थी तो अर्णव उठा, जिम में जाकर खूब पसीना बहाया। उसके बाद फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट किया। तब तक ड्राइवर कार लेकर आ चुका था। वो कार में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया। इस बीच समय भी नहीं मिला दादू से बात करने का और याद भी नहीं रहा। इधर दादू कॉल का इंतजार कर रहे थे, परंतु जब उसने कॉल नहीं किया तो दादू ने मोबाइल लिया और फोन लगाने लगा। लेकिन फिर कुछ सोचकर फोन रख दिया। नहीं, अभी जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। वो फ्री रहेगा तो खुद फोन करेगा ही, मन में बोला तो। लेकिन फिर भी अपने फोन की तरफ बार बार देख रहा था। इंतजार उनसे अब नहीं हो रहा था। वो एक बार फिर फोन लिए उल्ट पुलट कर देखा, व्हाट्सएप भी ऑन कर देख लिया, पर किसी भी फोन नहीं आया। वापस रख दिया। इधर अर्णव ऑफिस में पहुंचा तो मीटिंग का जरा सेटअप तैयार था। वो सभी इन्वेस्टर भी आ चुके थे।
अर्णव को देखते ही सबने उसे ग्रीट किया और श्री आदित्य रोज सिंघानिया के बारे में पूछने लगे। अर्णव ने सबको बैठने का इशारा किया और कहा, अब उनकी उम्र हो चली है तो तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है। चलिए आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए, काम की बातें हो जाए पहले। तब सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए। मिस्टर अर्णव ने बोलना शुरू किया, देखिए हमें पता चला अब आप सब आदित्य एंड सन्स के साथ काम नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, आप लोग जिसके साथ चाहे बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमें आपत्ति नहीं है, हम आपको रोकेंगे नहीं। लेकिन एक बात याद रहे, जब अपने बिजनेस शुरू किया था, स्टार्टअप था, तब आपका साथ किसने दिया, आपको मार्केट में किसने आगे बढ़ाया, आपका नाम पहचान किसने दिला, ये जरूर याद रखिएगा। सर हम जानते हैं आपकी बातों से सहमत भी है, लेकिन पिछले 2 साल से आदित्य एंड सन्स ग्रुप की जो हालत हुई है उससे हम सभी वाकिफ है, उसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो हमें ऐसा लगता है कि आपके साथ काम कर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वहाँ बैठे सभी इन्वेस्टर्स ने दबे जुबान में बोल दिया। हाँ, मैं मानता हूँ पिछले 2 साल में हमारी कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। इसका मतलब ये नहीं कि क्या वो उठेगी या नहीं ग्रो करेगी। अच्छा-बुरा समय सभी का होता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो चीज़ अचानक बहुत ग्रो करती है, बहुत तेज़ी से नीचे भी गिरती है। आप जिस जयंत के साथ बिज़नेस करना चाहते हैं, शायद आपको सच्चाई पता नहीं, उसने हमारे साथ कितनी दगाबाजी की है। वो कभी हमारे मित्र हुआ करते थे, अपने थे, लेकिन जब मैं मुसीबत में आया तो मेरे काम को हैंडल करने के बहाने उसने उसको कब्जा ही कर लिया, हमारी पीठ पर ही छुरा भोंक दिया। इधर वो मीटिंग में बिजी था, यहाँ दादू गुस्से में लाल पीले हो रहे थे। मेरे काम को हैंडल करने के बहाने उसने उसको कब्जा ही कर लिया, हमारी पीठ पर ही छुरा भोंक दिया। अगर वो हमारे साथ ऐसा करता है तो क्या आपके साथ लॉयल रहेगा? सुनकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। सर उसने तो कहा अपने दम पर वो इतना आगे बढ़ा है, भला वो सच्चाई क्यों बताएगा, क्यों बोलेगा उसने जो चीटिंग किया। अब सब आपस में बातें करने लगे। फिर कहा, सॉरी सर, हम उसकी बातों में आ गए थे, ज़्यादा गहराई में सोच नहीं पाए थे, ज़्यादा फायदे के चक्कर में चले गए थे। पर हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, हम भले ही देर से आगे बढ़ेंगे पर मजबूती से बढ़ेंगे। और अर्णव ने सबसे हाथ मिलाते हुए मीटिंग को ओवर किया। इधर दादू अर्णव के कॉल का इंतजार कर रहे थे। जब उसने कॉल नहीं किया तो दादू गुस्से में लाल पीले होने लगे। उन्हें अब रहा नहीं गया, वो लगातार फोन और मैसेज करने लगे। अर्णव मीटिंग में जाने से पहले ही फोन को साइलेंट मोड पर कर दिया था, उसे पता नहीं चला। एक आध बार महसूस भी हुआ तो उसने इग्नोर किया। वैसे भी उसकी आदत हमेशा से ही है, कितनी भी अर्जेंट कॉल रहे पर मीटिंग के बीच में वो कॉल या मैसेज रिसीव नहीं करता। अर्णव अभी भी फोन निकाल कर चेक करना, तभी मैनेजर ने आकर कहा, सर लंच का टाइम हो गया। तो अर्णव सभी इन्वेस्टर के साथ लंच करने होटल चला गया। एक बार फिर दादू को फोन नहीं कर पाया। इधर दादू आग बबूला हो रहे थे, पेशेंस की लेवल अब खत्म हो रही थी। तभी अदिति आ गई। क्या हुआ दादू, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, यूं कांप क्यों रहे हैं, आंखें भी लाल है, आपको फीवर तो नहीं? जब तक दादू कुछ जवाब देते अदिति भागकर फर्स्ट एड बॉक्स ले आई, थर्मामीटर निकालने लगी तो दादू ने हाथ हिलाकर नाम में इशारा किया तो अदिति ने थर्मामीटर वापस फर्स्ट एड बॉक्स में रख दिया। इधर दादू ने एक बार फिर फोन की तरफ देखा, कॉल नहीं तो कम से कम मैसेज ही आया नहीं, पर कोई मैसेज भी नहीं था। अब दादू बहुत जोर से फोन पर टक्कर तोड़ने ही वाले थे, तभी अर्णव का कॉल आया। दादू ने तुरंत कॉल रिसीव किया। अभी वो जोर से चिल्लाते उससे पहले ही अर्णव ने कहा, सॉरी दादू, मीटिंग में था, उसके बाद हम लंच पर चले गए तो मोबाइल नहीं देख सका। बोलिए कैसी तबीयत है आपकी, ठीक है? फोन नहीं रिसीव करने की वजह से दादू गुस्सा थे ही, ऊपर से अर्णव ने हालचाल पूछ लिया। दादू के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में गई मेरी तबीयत, कहाँ था अब तक? तुम्हें कहा था फोन करने के लिए तो क्यों नहीं किया? फोन नहीं तो मैसेज भी नहीं किया, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई किया, कहाँ इतना बिजी था? वो दादू बिल्कुल चुप, मुझसे ज्यादा समझा मत, सिखा मत। बिजनेस अपने परिवार से ज्यादा जरूरी हो गया, मैं बार बार समझा रहा हूँ, बिजनेस ठीक है लेकिन फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। अर्णव सारी बातें सुन रहा था, दादू के गुस्से को भी समझ रहा था, महसूस कर रहा था। वो अपने बाएं हाथ से फोन पकड़ा और दाएं हाथ से अपने फेस को पोंछ रहा था बार बार। सॉरी दादू, रात को सोने में लेट हो गया, सुबह 9 बजे से मीटिंग थी इसीलिए नहीं कॉल कर पाया। बोलिए ना, सब ठीक है उधर? क्या खाक ठीक रहेगा, तू रहने देगा? पता नहीं भगवान ने मुझे ही क्यों जिंदा रखा है, क्यों मेरी ही आयु इतनी लंबी दे दी, अमर बनाकर भेज दिया धरती पर। ये दिन सब देखने से अच्छा होता भगवान पहले उठा लिया होता। दादू मरे आपके दुश्मन, क्या हुआ, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? किसने क्या कहा? वो लड़की, सॉरी आपकी बहू आपका ध्यान रखती तो है ना? कहीं उसने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर क्या हो गया, क्या समस्या है, इस तरह बात क्यों कर रहे हैं?
बेटा जब तक तू खुद को नहीं बदलेगा, नहीं सँभालेगा, नहीं सुधरेगा तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। क्या हुआ दादू साफ-साफ बोलिए ना, आपकी ये गोल-मोल बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। अर्णव आखिर तू इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? अरे तू मेरा पोता है, मैंने तेरी परवरिश की है, क्या मेरी परवरिश इतनी बेकार है, मेरी दी संस्कार इतने कमज़ोर है, जो मेरा पोता ऐसा बन गया? पता आज तुम्हारी वजह से मेरा सिर झुक गया। जो लोग मेरे सामने सर झुकाकर क्या जूते पर नाक रगड़ने के लिए तैयार थे, वो आज आँखों में आँखें डालकर बात कर रहा था। कितनी बेइज्जती महसूस हुई है पता है तुम्हें? सुनकर अर्णव की तो सांसें ऊपर-नीचे होने लगी। दादू प्लीज़ ये गोल-गोल बातें घुमाना बंद कीजिए, पहेलियाँ मत बुझाइए। अब जो भी है क्लियर कर लिए, किसने क्या कहा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आपका सिर झुक गया? क्या बोल रहे हैं? आपको समझ नहीं आ रहा मुझे, अभी बताता हूँ, सब समझ आएगा। पहले बताओ तुमने किससे शादी की है? मेरा मतलब मेरी बहू अदिति कौन है? क्या मतलब दादू, मैंने आपसे कहा तो था वो मेरी बेचमेंट थी। अच्छा फिर वो कहाँ रहती थी? दोबारा कैसे मुलाकात हुई तुम दोनों की? उसके माता-पिता कौन है? अब तो अर्णव के माथे पर पसीना उभरने लगा। क्या हुआ दादू, आप इतना क्यों पूछने लगे? उसने कुछ कहा क्या आपसे? नहीं। तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? मिस्टर खन्ना आया था कल। सुनकर वो शॉक्ड हो गया, एक क्षण के लिए चुप रह गया। सुन रहा है तू? जी दादू बोलिए ना, मैं सब सुन रहा हूँ। क्यों आया था? क्या कहा उसने? एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया तुम्हारे ऊपर। क्या इल्ज़ाम? अब क्या इल्ज़ाम लगाया? तुमने उनकी बेटी का किडनैप किया है। व्हाट? किडनैप उनकी बेटी का? इसकी तो भांग खा लिया क्या उसने, या उसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया? डॉक्टर दूसरों का इलाज करते करते खुद बीमार हो गया, पागल हो गया। उसकी तो एक ही बेटी थी दिया, अचानक दूसरी बेटी कहाँ से आ गई? और तो और आप भी उनकी बातों पर यकीन कर लिए, इतना टेंशन में आ गए। कैसे नहीं टेंशन में आता, बात उसकी सही है। क्या बात सही है उसकी? अब उसकी कौन सी दूसरी बेटी है? अदिति जिसके साथ तुमने शादी कर ली वो उसकी बेटी है। तुमने बिना उसे इन्फॉर्म किए शादी कर ली, वो भी किडनैप कर जबरदस्ती। अर्णव अपना सिर सहलाने लगा, आईब्रो दबाने लगा, मन ही मन सोचने लगा कहीं उसने सारी सच्चाई बता तो नहीं दिया दादू को। ओ गॉड, अब क्या होगा? क्या उस लड़की ने, मेरा मतलब अदिति ने भी ऐसा कहा? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, उल्टा वो हमारा ही पक्ष ले रही थी, बोल रही थी अपनी मर्जी से शादी की है, किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने किडनैप नहीं किया। तो फिर जो भी हो, पर मैं अब जो पूछ रहा हूँ बोलो अर्णव। जी दादू, क्या उसने जो भी कहा वो सच है? जी दादू, पर वो उसकी सगी बेटी नहीं, मानी हुई बेटी। अरे वो अभी कुछ महीने पहले दिल्ली आई थी, उसने उसका इलाज किया तो अपनी बेटी मान लिया, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने उसका इलाज क्यों किया? क्या हो गया था उस बच्ची के साथ? अब तो अर्णव की शिट्टी-पिट्टी गुम। वो पता नहीं क्या हो गया था, शायद बीमार थे। अच्छा वो सब छोड़ो, इस पर बाद में बात करते हैं। पर तुमने बिना खन्ना को पूछे शादी क्यों कर ली? वो इसीलिए कि अगर उन्हें पूछता तो वो कभी राजी नहीं होते, इसीलिए किडनैप कर लिया। आपने किस आपसे किसने कहा? खन्ना ने। हाँ, फिर उसने झूठ कहा है। वीडियो भी झूठ बोलेगा क्या? क्या क्या कहा आपने दादू? तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।